नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। ऐसा कहते हैं कि साढ़े साती लगने पर किसी का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। दुनिया की कुंडली में डोनाल्ड ट्रंप नाम का राहु बहुत बलवान हो गया है, इसलिए दुनिया के कई देश परेशान हैं। लेकिन भारत के लिए ये समय फलदायी साबित होता दिख रहा है। जो देश पहले डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण भारत से दूरी बनाए हुए थे, वे अब धीरे धीरे भारत के करीब आने लगे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए और इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए, वे समझौते सिर्फ लेन देन नहीं है, वे समझौते सिर्फ मदद नहीं है। ये समझौता एक मजबूत साझेदारी है। जर्मनी ने हमें परमाणु पनडुब्बियां देने का वादा किया है, उस तरह का एक समझौता किया गया है। फ्रांस के साथ राफेल विमानों का समझौता भी होने वाला है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर यूरोप भारत को भविष्य के ईंधन आपूर्तिकर्ता के रूप में देख रहा है, और ये ईंधन साझेदारी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। जब दो देशों के बड़े नेता मिलते हैं तो उनके बीच कुछ समझौते होते हैं। ये समझौते दोनों देशों के हित में होते हैं। फ्रेडरिक मर्स की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच ऐसे ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने जर्मनी के डीबीजीडब्ल्यू के साथ एक समझौता किया है। भारत की एएम ग्रीन अमोनियन कंपनी ने जर्मनी की यूनिपर ग्लोबल कमोडिटी के साथ एक समझौता किया है। रक्षा क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की तरह ही ये समझौते भी हैं। इन समझौतों में भविष्य में गेम चेंजर बनने की संभावना है। यूरोप इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भारत इससे पहले भी कई बार ऐसे मुश्किल दौर से गुजर चुका है और तब कर बाहर निकला है। भारत ने ये कैसे कर दिखाया, ये जानने के लिए शायद यूरोप के नेता अब कतार लगाकर भारत आते दिख रहे हैं। यूरोप का मौसम ठंडा है और खासकर सर्दियों के मौसम में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान यहाँ ईंधन की बहुत बड़ी जरूरत पैदा होती है। इस समय ईंधन के मुद्दे पर दुनिया में घमासान मचा हुआ है। यूरोप को रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदा तो अमेरिका को ये पसंद नहीं आता। अमेरिका का तेल महंगा पड़ता है, और अगर सभी देश खाड़ी से तेल खरीदें तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इस तरह यूरोप ईंधन के मामले में फंसा हुआ दिखता है, और ये देश बड़ी उम्मीद और आशा के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भारत में तेल नहीं है, भारत में गैस भी नहीं है। ये दोनों चीजें भारत आयात करता है। अंडमान में तेल के भंडार होने की चर्चा है, उसकी खोज भी जारी है, लेकिन ये ईंधन अभी तक मिला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय देश ईंधन के लिए उम्मीद से भारत की ओर कैसे देख सकते हैं? हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग वर्तमान में दुनिया में बहुत कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन ये भविष्य का ईंधन है। वर्तमान में दुनिया भर में जो कच्चा तेल इस्तेमाल किया जाता है, उस कच्चे तेल के कारण प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। इसलिए ईंधन के एक प्रभावी विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन को देखा जा रहा है, जहां ईंधन का उपयोग थोक में किया जाता है, जैसे रिफाइनरियों में, उर्वरक कारखानों में, स्टील निर्माण उद्योगों में, भारी उद्योगों में, जहाज़ों में, बसों में, ट्रेनों में, ट्रकों में हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया जा सकता है। और यदि इस ईंधन का उपयोग प्रचुर मात्रा में शुरू हो जाए तो तेल पर निर्भरता लगभग 80% तक कम हो सकती है। और इसीलिए हाइड्रोजन ईंधन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हाइड्रोजन ईंधन प्रदूषण कम करने वाला ईंधन है, और इसकी वजह से जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो कुछ हद तक हल हो जाएगी। हम जर्मनी और भारत के बीच ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में हुए समझौतों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। हम जानते हैं, हम सबने स्कूल में यह पढ़ा है, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर पानी बनता है। इसका मतलब है कि अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए तो आपको पानी को तोड़ना होगा, और पानी को तोड़ने के लिए आपको बिजली की जरूरत होती है। अगर आप पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाने के लिए कोयले से बनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो हाइड्रोजन ईंधन बनता है उसे हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। अगर आप गैस का इस्तेमाल करके पानी को तोड़ते हैं और उससे जो हाइड्रोजन ईंधन बनता है तो उस हाइड्रोजन को हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से जो बिजली बनती है, उस बिजली का इस्तेमाल करके अगर आप पानी को तोड़ते हैं और उससे जो हाइड्रोजन ईंधन बनता है उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो दुनिया के भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद कार्बन उत्सर्जन 0% होता है, यानी बिल्कुल नहीं होता। मैंने आपको बताया कि ईंधन के क्षेत्र में भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और जिन जिन चीजों का भविष्य में महत्व बढ़ने वाला है, ऐसी हर चीज में चीन ने बढ़त बना ली है। भारत को इस क्षेत्र में थोड़ी देर से जाग आई, यानी मोदी के कार्यकाल में जाग आई। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, और इस मिशन के बाद भारत में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो और भविष्य में इसका इस्तेमाल बढ़े, इस दिशा में काम शुरू हुआ।
2023 में जब हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की, उसके बाद हमने 2030 तक का लक्ष्य तय किया। हमने हाइड्रोजन उत्पादन का यानी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य 5 मिलियन मीट्रिक टन रखा। अभी हमारी क्या स्थिति है? अभी हम 3 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहे हैं, यानी हमने जो लक्ष्य रखा है उसकी तुलना में ये बहुत कम है। हमारी क्षमता कितनी है? 8,62,000 मीट्रिक टन। और ये जो रफ्तार है, अगर हम उस रफ्तार को देखें तो 2030 तक हम कहाँ पहुंच सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा 3 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। जर्मनी और भारत के बीच ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ये जो साझेदारी हो रही है, उसका असली कारण क्या है? ये साझेदारी इसलिए हो रही है क्योंकि जो जर्मनी के पास नहीं है वो भारत के पास है, और जो भारत के पास नहीं है वो जर्मनी के पास है। और इसीलिए ये दोनों देश एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक लंबा सफर तय कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आपको स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत होती है। स्वच्छ ऊर्जा यानी क्या? सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बहुत सारी जमीन चाहिए, आपको तेज धूप चाहिए। इन दोनों चीजों की यूरोप में कमी है, और ये चीजें कहाँ मिलती हैं? भारत में। जर्मनी को ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत है, और भारत ये जरूरत पूरी कर सकता है क्योंकि भारत के पास सबसे सस्ती सौर ऊर्जा है। 10-15 साल पहले अगर हम सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत देखें तो वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, और इसीलिए ये लागत बहुत कम हो गई है। और भविष्य में यही पैमाना ग्रीन हाइड्रोजन पर भी लागू होगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की जो लागत है, तो आज 3 से $6 प्रति किलो है, लेकिन ये खर्च $1 तक आ सकता है। ऐसा मत रिलायंस समूह के सर्वे सर्वा मुकेश अंबानी ने व्यक्त किया है। दुनिया भर के देश फिलहाल जिस तरह के अलग अलग ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो है क्रूड ऑयल का, यानी फॉसिल फ्यूल से जो ईंधन मिलता है उसमें क्रूड ऑयल है, उसमें नेचुरल गैस है। ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए दुनिया में इस ईंधन को स्टोर करने की जो व्यवस्था है या इस ईंधन के परिवहन की जो व्यवस्था है वो सभी देशों ने बनाई है। लेकिन अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए एक अलग संरचना आपको बनानी होगी, इस ईंधन को स्टोर करने के लिए, इस ईंधन के परिवहन के लिए। क्योंकि ये ईंधन एक बहुत ही ज्वलनशील प्रकार का ईंधन है, इसलिए इस ईंधन को स्टोर करने के लिए आपको अलग अलग तरह के टैंक लगते हैं, अलग अलग तरह की पाइपलाइन लगती है। अगर आपको ट्रक से परिवहन करना है तो आपको अलग अलग तरह के ट्रक लगते हैं। तो ये सब आपको बनाना होगा अगर आपको बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। भारत ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि हम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। 2030 तक दुनिया की जो जरूरत होगी वो होगी 100 मिलियन मीट्रिक टन की। भारत को जो 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, उसके लिए हमें 60 से 100 गीगावाट बिजली की जरूरत होगी। इसलिए अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको सौर ऊर्जा का उत्पादन भी बहुत बढ़ाना होगा। भारत ने 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है वो 500 गीगावाट तक रखा है। यानी मान लीजिए कि हम इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो जाते हैं, तो उसमें से 20% बिजली आपको सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करनी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आपको एक और महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है, और वो है साफ पानी। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आप नदी का खारा पानी या समुद्र का खारा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको साफ मीठा पानी चाहिए। अब साफ मीठा पानी भारत में कई जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन कई जगहों पर ऐसे पानी की कमी है। इसलिए ये एक समस्या भविष्य में पैदा हो सकती है। अगर आपको समुद्र या नदी का पानी इस्तेमाल करना पड़ा तो आपको पहले उस पानी को फिल्टर करना होगा, और उसके लिए जो खर्च आएगा वो आपके कुल खर्च को और बढ़ा देगा। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या, इस 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हमें जो निवेश करना होगा वो भारतीय रुपए में लगभग 8 लाख करोड़ यानी 8 ट्रिलियन भारतीय रुपए आपको इस काम के लिए लगेंगे। और अगर डॉलर की भाषा में कहें तो लगभग 90 अरब डॉलर। यानी ग्रीन हाइड्रोजन भले ही भविष्य का ईंधन हो, लेकिन इसके उत्पादन में अनगिनत मुश्किलें हैं। बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। कच्चे तेल की तुलना में इसके उत्पादन की लागत दोगुनी तिगुनी है, और इसलिए आपको उन्नत तकनीक की जरूरत है। और यहाँ आपको जर्मनी की जरूरत महसूस होती है, यहाँ आपको जर्मनी की साझेदारी की जरूरत महसूस होती है। जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के प्रौद्योगिकी क्षेत्र का बादशाह है, यानी दुनिया का नंबर 1 देश, एक ऐसा देश जिसके पास इस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन तकनीक है। लेकिन जर्मनी की स्थिति क्या है? उनके पास डोसा बनाने का तवा है, उनके पास गैस है, लेकिन उस डोसे का जो बैटर है वो जर्मनी के पास नहीं है, वो भारत के पास है। इसलिए जर्मनी को डोसा बनाने के लिए भारत की जरूरत है। ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक जर्मनी के पास है, लेकिन सौर ऊर्जा भारत के पास है, जमीन भारत के पास है, स्वच्छ सूर्य प्रकाश भारत के पास है।
भारत के पास उसके लिए जो अमोनियम लगता है, वो भारत के पास है। और इसीलिए जर्मनी को भारत की जरूरत है और भारत को जर्मनी की जरूरत है। जर्मनी इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने को इच्छुक है और उस लेन देन की शुरुआत फ्रेडरिक मर्स की भारत यात्रा के बाद हुई है। मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रोजन ईंधन के निर्माण में दुनिया का अग्रणी देश चीन है। तो चीन के साथ साझेदारी करने को छोड़कर जर्मनी ने भारत का विकल्प क्यों स्वीकार किया, जो भारत इस क्षेत्र में अभी घुटनों के बल चल रहा है? तो इसका कारण स्पष्ट है। यूरोप की कई कंपनियां चीन में कार्यरत हैं। चीन दुनिया का कारखाना है, ये हम सभी जानते हैं। और चीन पर यूरोप की जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ी हुई निर्भरता यूरोप के देशों को खटक रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये निर्भरता भविष्य में उनके गले का फंदा बन सकती है, क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके तुलना में भारत एक अत्यंत विश्वसनीय देश है, एक ऐसा देश जिस पर विश्वास किया जा सकता है, एक ऐसा देश जो भविष्य में आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। इसीलिए जर्मनी ने भारत का विकल्प स्वीकार किया है और भारत और जर्मनी के बीच भविष्य में ये जो सहयोग है वो और भी मजबूत होगा, ऐसी तस्वीर है। दुनिया के कई देशों की तरह यूरोपीय देशों का जोर आज भी कच्चे तेल पर है और ये जो जोर है उसे शिफ्ट करके ग्रीन हाइड्रोजन पर ले जाने का उनका प्रयास है। और उसका कारण क्या है? कारण अत्यंत स्पष्ट है। दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं उसके जड़ में कहीं ना कहीं तेल है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो आक्रमण किया, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उठाकर अपने देश ले गए, बंदी बनाकर ले गए। इसका कारण क्या है? वेनेजुएला के पास बहुत बड़ी मात्रा में तेल के भंडार हैं और ये तेल उनके पतन का आज कारण बन गया है। यूरोप के देशों को यह दिख रहा है और इसलिए उन्हें तेल पर निर्भरता कम करनी है और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग शुरू करना है। उससे क्या होगा? प्रदूषण की समस्या कम होगी, तेल की कीमतें कम होंगी और एक बार तेल की कीमतें कम हो गई तो उसका महत्व भी कम हो जाता है। महत्व कम होने पर तेल को लेकर दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं वे या तो रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि दुनिया पर साढ़े साती चल रही है, लेकिन भारत के लिए यह समय बहुत फलदायी साबित हो रहा है। कल तक भारत को लेकर अमेरिका की नीति क्या थी? भारत की मदद करनी है, लेकिन इतनी मदद नहीं करनी है कि भारत हमारे करीब आ सके, हमारी ऊंचाई तक भारत आ सके। इतनी मदद भारत की नहीं करनी है, क्योंकि भारत की क्षमता पर अमेरिका को भरोसा है। अमेरिका का जो विकास हुआ है उसमें भारतीय दिमाग का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए भारतीय दिमाग की शक्ति अमेरिका को पता होने के कारण भारत को जितना हो सके उतना देना, सीमित मात्रा में देना और भारत को बहुत बड़ा नहीं बनाना, ये अमेरिका की नीति थी। और ये नीति यूरोप के देशों ने भी अपनाई। इसका कारण ये था कि ये सभी देश अमेरिका की थाली की बिल्ली थे। लेकिन अब अमेरिका की मगरमच्छ जैसी पकड़ इन्हीं देशों के चारों ओर कसती जा रही है और इन देशों का बहुत ज्यादा दम घुट रहा है। इस मगरमच्छ की पकड़ से छूटने की कोशिश यूरोपीय देश कर रहे हैं और इसलिए उन्हें भारत से नजदीकी चाहिए। भारत से नजदीकी क्यों चाहिए? क्योंकि भारत रूस के करीब है। इन देशों को अब सीधे रूस से संवाद करना है और इसके लिए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये वे जानते हैं। भारत संसाधनों से संपन्न देश है। भारत की जो प्रतिभा है वो दुनिया जानती है और इसीलिए भी यूरोपीय देशों को भारत चाहिए। और इसलिए यूरोपीय देशों के पास जो तकनीक है उसके दरवाजे अब भारत के लिए धीरे धीरे खुलने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वे पूरी तरह खुल गए, वे धीरे धीरे खुलने लगे और भारत जानता है कि ये एक अवसर है और अगर हमने इस अवसर का लाभ उठाया तो भारत का भविष्य बदल सकता है। फ्रेडरिक मर्च की भारत यात्रा के दौरान कई रक्षा संबंधी समझौते हुए, परमाणु पनडुब्बी के संबंध में समझौते हुए, हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में समझौते हुए। लेकिन दुनिया का जो कुल मिलाकर माहौल है उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा तो बस एक शुरुआत है। फरवरी में इमैनुअल मैक्रों आ रहे हैं। 26 जनवरी को यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के नेता आ रहे हैं। यानी यूरोपीय नेताओं ने भारत यात्राओं का तांता लगा दिया है और ये सभी यात्राएं भारत के लिए फलदायी होंगी, ये मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूं। फिलहाल इस वीडियो में यही रुकता हूं। वीडियो में मेरे साथ थे कैमरामैन ओमकार भागवत, वीडियो एडिटर अजय शिल्के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें, न्यूज डंका को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।